हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट, हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 और 5 के बारे में, जिसमें हम वन शॉट क्लासेस आपके लिए लेकर आए। बाकी की यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की हमारी वन शॉट क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ अवेलेबल है। वहां से जाकर आप अपनी वन शॉट क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज एक ही क्लास में दोनों यूनिट को कवर करने वाले हैं। अपने जो भी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में जो भी सिलेबस, उन सभी सिलेबस को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने क्लास की तरफ। तो पहले हमारा जो यूनिट नंबर 4 है, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अपने साइंट्रोइड के बारे में, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हमारा क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे क्लास में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, मतलब कि कोई भी हमारी बॉडी होती है, उस बॉडी का कुछ ना कुछ हमारा वेट होता है, और उसका जो वेट होता है हमेशा नीचे की तरफ हमारा लाई करता है, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी, हमारे ग्रेविटी के कारण हर एक चीज, बॉडी जो होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से बात कर सकते हैं, अगर हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जितना भी मास होता है वो किसी एक सेंटर पर लगता है, मतलब बॉडी के उस सेंटर पर हमारा जो मास होता है वहां पे लाई करता है, जिसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली उसको बोला जाता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर मैं बात करूंगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस सिस्टम फॉर्म बाय द वेट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ ए बॉडी एक्ट। मेरे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब कह सकते हैं कोई भी हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वेट होता है वो हर एक पार्टिकल का एक दूसरे के कैसे होता है? पैरेलली वर्क करता है। तो उन सभी फोर्सेस का एक हमारा रिजल्टेंट होता है, और वो जो रिजल्टेंट होता है वो बॉडी के सेंटर में हमारा लाई करता है, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोल सकते हैं उस पॉइंट को, या उस पर लगने वाले जो हमारे फोर्सेस होता है जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है, और उन सभी का वेट जो हो रहा है वो नीचे की तरफ एक दूसरे के पैरेलली वर्क कर रहा है। इन सभी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस बॉडी के मिड सेंटर में होगा, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे लाई करता है, जिसको आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज द डिफाइंड एज द वूल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी पूरी बॉडी का पूरा वेट किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा है तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से इसको डिनोटेड करते हैं जी से। और सम इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सीजी, इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं? द बॉडी विच हैव ओनली वन सीजी, कि हमारा कोई एक बॉडी है, उस बॉडी का पूरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे द सीजी ऑफ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी। हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, कहीं भी हो सकता है वो, सेंटर में या फिर सेंटर से थोड़ा अलग या थोड़ा अलग। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी एक स्ट्रक्चर टाइप की है, ये सब बात कर सकते हैं हमारे डिसअरेंजमेंट टाइप की है, ठीक है, जिसका लेंथ ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो एक डिफिकल्ट शेप में है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में ना होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक पॉइंट पर लाई करने वाला होगा। ठीक है, जैसे बात कर सकते हैं हमारा कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उन सभी के रिगार्डिंग हमारा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा मिड में लाई करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा? मिड में लाई करेगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी इज डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा बॉडी के शेप पर ही डिपेंड करती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज एन इमेजरी पॉइंट। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारी बॉडी का, वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। कहने का मतलब क्या है? वो बेसिकली उसको आभासी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में। ठीक है, सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम बात जान लेते हैं। तो वो सेंट्रोइड जो होता है वो केवल हमारे 2D बॉडी का होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, आपका सर्किल हो गया, आपका रेक्टेंगुलर हो गया। जो 2D बॉडीज हमारी होती है उनका सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन जो बॉडी हमारी सॉलिड होती है, जैसे कि आपका कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, ये हमारी 3D बॉडी होती है, इनका हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो सेंट्रोइड की बात करेंगे तो सेंट्रोइड क्या होता है? द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ एरिया इज द पॉइंट थ्रू विच whole एरिया ऑफ द लेमिना इज सपोज टू एक्ट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। बेसिकली मास पे डिपेंड नहीं करता। हमारी जो 2D बॉडीज होती हैं, आपका स्क्वायर है, आपका सर्किल है, इनका मास नहीं होता। ये केवल हमारी क्या है? एक लैमिना बॉडी हमारी होती है, एक तरीके से 2D बॉडी हमारी होती है, जो मास पर डिपेंड नहीं करते। सेंट्रोइड बेसिकली क्या होता है? जो मास पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन द मास, वो मास पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी ज्योमेट्रीज हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पर साइनटोइड को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्क्वायर देख पा रहे हैं, तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, उसको स्क्वायर बोला जाता है। तो स्क्वायर का हमने डिस्टेंस एक हमने यहाँ पे स्टूडेंट इसकी साइड मानी ए और ये भी हमारी ए है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बेसिकली दो टाइप से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब सेंट्रोइड जो होगा उसको दो तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है। एक तो हमारा जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल होंगे, ठीक है, दोनों डायगोनल जहां एक दूसरे को आपस में कट कर रहे होंगे वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल सकता है। या फिर हम बात करेंगे साइड का हाफ करेंगे, ठीक है, उसकी तरफ आगे की तरफ इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस साइड का हाफ करेंगे इसको आगे तरफ लेकर जाएंगे। तो दोनों जो भी हमारी लाइंस आपस में जहां भी हमको काटने को मिल पाएंगी वहां पर क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा बन सकता है। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर बॉडी है, स्क्वायर बॉडी, ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। हम जानते हैं स्क्वायर का क्या होता है, हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं। तो इसका डायगोनल ये इस तरीके से होगा, इसका डायगोनल इस तरीके से होगा। तो दोनों दोनों डायगोनल जहां भी एक दूसरे को बीट करते हैं, काटते हैं, वहीं पे हमारा क्या होगा, सी हमारा निकल, क्या सी जी हमारा निकल कर, ठीक है। या इसका दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, दूसरा मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है और इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, सपोज दैट मैंने इसको ए मान लिया और इसको भी मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। तो दूसरा फंडा हमारा क्या होता है, इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे हाफ हो गया, इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे हाफ हो गया। इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे और इसको इधर की तरफ लेकर आएंगे, दोनों जो भी रेखाएं आपस में जहाँ भी हमको काटती हैं वही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी सेंट्रोइड हमारा वहां पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अपने सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्क्वायर का सेंट्रोइड हमारा क्या होगा, एक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, एक्स के रिगार्डिंग हमारा a/2 होगा, वाई के रिगार्डिंग में हमारा a/2 होगा। रेक्टेंगुलर की बात करेंगे, कोई हमारा रेक्टेंगल है जिसका साइड्स हमारे अलग अलग होती हैं, मतलब एक तरीके से जिसके आमने सामने की जो हमारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, उसको रेक्टेंगुलर बोला जाता है और हमारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लेंथ दैट इज द एल और इसका विड्थ हमने बी मान लिया। इसका हाफ करेंगे तो हमारा l/2 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो b/2 हो जाएगा। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। या फिर हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर है उस रेक्टेंगुलर का डायगोनल्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे और दोनों डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को मीट करते हैं उसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा, सेंट्रोइड यहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, डेट इज l/2 और b/2। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर का सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जा सकता है। बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में, तो ट्राइंगल बेसिकली आप सब लोग जानते हैं ट्राइंगल में क्या होता है, तीन साइड्स हमारी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ट्रायंगल होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे रेक्टेंगुलर होते हैं। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, सॉरी ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल का मान लीजिए हमारे विड्थ हो गया, उसका हमारा हाइट हो गया, डेट इज द एच। तो इसको फाइंड आउट करने का बेसिकली फंडा क्या होता है, इसका b/2 किया जाता है और साथ ही h का हम क्या करते हैं, h/3 हाइट ली जाती है, ठीक है। क्या h/3 हमारी हाइट ली जाती है, यहाँ से यहाँ तक का h/3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का b/2 हो जाएगा। तो इसको b/2 तो हाफ हो जाएगा, h/3 हम यहाँ पर लेके जाएंगे, टोटल हाइट हमारी कितनी है h, और यहाँ पर हमारे क्या ऊपर होगा h/3 हमारा होगा। तो इस तरीके से ट्राइंगल का भी हम यहाँ पर सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सर्किल के बारे में। सर्किल आप सब लोग जानते हैं सर्किल क्या होता है, जो बेसिकली जिसका रेडियस पर हमारा डिपेंड करता है। सर्किल को हम बात करेंगे, सर्किल का डायमीटर क्या होता है, पूरा एक जो हमारा इसका बात कर सकते हैं हमारी परिधि जो होती है, ठीक है, वहां पे हमारा पूरा डायमीटर होता है। तो उसका हाफ करेंगे तो r/2 मतलब r और r मतलब d/2 हमारा हो जाएगा। x बार की बात करेंगे तो d/2 होगा, नीचे से y बार की बात करेंगे तो भी इसका d/2 हो जाएगा। सेमी सर्किल की बात करेंगे जिसको अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं, तो अर्धवृत्त हमारा क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज द d, और इसका जो हाइट होगा सेंट्रोइड का वो होगा 4r/3π। तो ये आपको याद रखना होगा। हमारा जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्किल की जो हाइट होगी हमारे सेंट्रोइड की वो 4r/3π होती है और बेसिकली हमारे नीचे कितना हो जाएगा, हमारा d/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x बार के रिगार्डिंग d/2 हो जाएगा, y बार के रिगार्डिंग हमारा 4r/3, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट बेसिकली क्या होगा, सर्किल का 1/4 पार्ट हमारा जो होता है, सर्किल का 1/4 पार्ट जो हमारा होगा वो हमारा क्वाड्रेंट होगा। और क्वाड्रेंट को बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन किया जा सकता है, डेट इज द r और डेट इज द r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इसका स्टूडेंट जो हाइट होगी हमारी किसकी, सेंट्रोइड की, वो वर्टिकली भी बात कर सकते हैं 4r/3π होगी, और हॉरिजॉन्टली की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 4r/3π होगी। तो क्वाड्रेंट का जो हमारा स्टूडेंट सेंट्रोइड होता है वो 4r/3π होता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमारा 4r/3π हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या स्टूडेंट 2D बॉडीज हैं जिसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड्स के रिगार्डिंग उसका सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जा सकता है।
अब हम बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे अपने सॉलिड बॉडी के बारे में। जैसे सॉलिड हमारी बॉडी होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल बॉडी इन द वी कैन से दैट इज द सॉलिड बॉडी। तो हमारा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर एक तरीके से सॉलिड बॉडी होता है, ठीक है, या वो होलो हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, वो अलग की बात है, बट लेकिन हमारा जो सिलेंडर होता है वो 3D बॉडी होती है। तो 3D बॉडी का क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट किया जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली डिपेंड करती है हमारी मास पर। किसमें डिपेंड करती है, मास पर हमें डिपेंड करती है। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्टिकली हम बात करेंगे, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमारा वर्टिकली यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो उसकी जो हाइट होगी बेसिकली हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कितनी हो जाएगी, h/2। टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज द h, लेकिन इसका हाफ कर देंगे तो h/2 हमारे यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर एक तरीके से हमारी गेंद होती है, ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और ये ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3, या मतलब 4/3 पाई आर की क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम होता है। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा रहेगा वो वाई एक्स पे हमारा कितना होगा, केवल आर होगा, और एक्स एक्स पर हमारा 0 होगा, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, हमारा अर्धगोला होता है, जिसको हिंदी में अर्धगोले के नाम से जानते हैं। मतलब स्फीयर का हाफ कर देंगे तो हमको हेमिस्फीयर हमको मिल जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर की पावर 3 हमारे यहाँ पर। इसकी जो हाइट होती है सेंटोइड की, इसके सेंटर से वो होती है 3r/8। वो आपको याद रखना है, 3r/8 आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसका हॉरिजॉन्टली की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे यहाँ पर होता है 0। साथ ही साथ बात करेंगे कोन के बारे में। तो कोन आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, कोन भी एक तरीके से हमारी सॉलिड बॉडी होती है। उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ हाइट होगी हमारी सेंटोइड की वो कितनी होगी, h/4 हमारे यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉडीज का। अब बात करेंगे सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट बॉडी। सेंट्रोइड ऑफ कंपोजाइट बॉडी। कंपोजाइट बॉडी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉडी जो दो या दो से ज्यादा बॉडी से मिलकर बनी होती है उसको कंपोजाइट बॉडी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि बात कर सकते हैं हमारी कोई एक वॉल दीवार है, तो दीवार क्या होता है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो उसको कंपोजाइट वॉल बोला जाता है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, एक ऐसी बॉडी जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ मोर देन 2 या मोर देन 2 हमारे वर्कपीस से मिलकर बनी होती है या सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, उसको कंपोजिट बॉडी यहाँ पर बोला जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमारी कंपोजिट बॉडी है जिसमें हमारे 4 पार्ट्स हैं, दैट इज द 1 पार्ट 2 4। इन सभी का एरिया भी अलग अलग होगा, इन सभी का वेट भी अलग अलग होगा, साथ ही साथ इसका जो ग्रेविटी होगा वो भी हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जाता है जब हमारी कंपोजिट बॉडी होती है, जिसमें कि एक हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक हमारा फॉर्मूला आता है डेट इज द एक्स बार। अगर एक्स बार में अपना सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जाता है जब हमारी 2D बॉडी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है A1x1। मतलब A1 मतलब एरिया ऑफ द बॉडी, फर्स्ट जो हमारी बॉडी है उसका एरिया, और साथ ही साथ उसका डिस्टेंस एक्स बार में। फिर दूसरी बॉडी का एरिया होगा और उसका एक्स बार x2 होगा। तो A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस A4x4 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अगर यहाँ पे हमारी जो कंपोजिट बॉडी है, जिसमें कि जो एक कंपोजिट बॉडी है वो 4 बॉडी से मिलकर बनी हुई है, तो उन सभी चारों बॉडी का हमारा एरिया होगा और उसका क्या होगा स्टूडेंट, हमारा सेंट्रोइड होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इन फॉर्मूला होता है जिस तरीके से पूरी कंपोजिट बॉडी का एक्स बार के रिगार्डिंग उसका सेंट्रोइड निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो 4 बॉडी है उन 4 बॉडी का अलग अलग सेंट्रोइड को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पूरी बॉडी का एक तरीके से उसका फिर एक साथ क्या करते हैं, सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जाता है। तो एक्स बार में क्या होगा, A1x1 A2x2 A3x3 A4x4 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हमारे यहाँ पर हो जाएगा। और वाई बार की रिगार्डिंग बात करेंगे तो वाई बार में हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 प्लस A4y4 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हमारा वाई बार के रिगार्डिंग हमारा यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बार और वाई बार के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर सेंट्रोइड को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखेंगे, देखिए इसमें अगर मैं डायग्राम को दिखाना चाहूँ आपको तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पूरी कंपोजिट बॉडी का जो सेंट्रोइड होगा वो मिड पॉइंट में लाई करेगा। मिड पॉइंट में कहने मतलब का हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टली में कितना डिस्टेंस होगा, तो एक्स बार होगा। वर्टिकली में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वर्टिकली में वाई बार होगा। तो एक्स बार की वैल्यू मैंने निकाल ली, वाई बार की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो एक्स बार जितना वैल्यू निकल कर आएगा इधर की तरफ चलेंगे, और वाई बार में जितना वैल्यू निकल कर आएगा ऊपर की तरफ चलेंगे। दोनों रेखाएं जहां पे आपस में मीट करती होंगी वहीं पे हमारा क्या निकल आएगा कंपोजिट बॉडी का सेंट्रोइड निकल कर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को भी सोल्व करने हैं, ठीक है।
तो ये आपको देखना है साइंटोइड ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। इसी के साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे एल आई, ठीक है, एल आई, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे शेप्स होते हैं जिनका साइंटोइड फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि ये हमारे क्या होती है, एक 2D बॉडी होती है, और 2D बॉडी का क्या करते हैं, साइंटोइड को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे यहाँ पे एक एल शेप। एल शेप में हमारी कोई एक बॉडी है जो कंपोजिट बॉडी होगी, क्योंकि इसमें दो रेक्टेंगुलर मिक्सअप किए गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट बॉडीज को बोलेंगे। ठीक है, तो एल जो शेप होता है वो दो रेक्टेंगुलर से मिलकर बना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फाइंड द सीजी, साइंटोइड ऑफ एंगल सेक्शन 100 mm इंटू 60 mm इंटू 20 mm। ठीक है, तो यहाँ पे है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूंगा, एक सेक्शन दे रखे हैं, मतलब दो सेक्शन दे रखे हैं, जिसमें कि एक हमारा वर्टिकल, एक हमारा हॉरिजॉन्टल, जो एल शेप में हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो विड्थ दे रखा है 20 दे रखा है, इसकी पूरी नीचे से ऊपर तक जो इसकी हाइट दे रखी है 100 दे रखी है, और इसका दूसरा वाला जो बॉडी है उसका हमारी लेंथ दे रखी है 60 मीटर। ये क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम आपको दिया जाएगा पेपर में, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको क्या करना है, साइंटोइड को फाइंड आउट करना है। तो साइंटोइड फाइंड आउट करने का सबसे पहला फंडा हमारा क्या है कि एक एक दो सेक्शन हमको दे रखे हैं, दो दे रखे हो, तीन दे रखे हो, चार दे रखे हो, तो एक एक करके सॉल्व करना है। तो इनको नंबरिंग डाल लेते हैं। तो ये वाला आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैंने फर्स्ट मान रखा है, ये वाला मेरा सेकंड है। इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आपको होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ की मैं बात करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे टोटल लेंथ हमको 100 दे रखी है, लेकिन हमको केवल ये यहाँ तक का, तो इसका जो विड्थ दे रखा है 20 दे रखा है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आप पे निकल कर आ जाएगा। तो लेंथ दैट इज द 80 और विड्थ इसका 20 हो जाएगा। एरिया ऑफ द A1 दैट इज 80 into 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 1600 mm स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे रेक्टेंगुलर सेकंड वाले का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा 60 into 20 तो आपका निकल के आ जाएगा 1200 mm स्क्वायर। तो दोनों ही हमारी जो बॉडी है उन सभी का हमने एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका देखेंगे किस तरीके से साइन। तो सेक्शन नंबर फर्स्ट का अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टली में क्या होगा, इसके इस तरीके से क्या करेंगे, इसका सेंटर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर क्या कर देंगे, मिड कर देंगे। अगर मान लीजिए इसकी विड्थ हमारी 20 है तो 10 पे हमारा क्या होगा, सेंटर्ड होगा। x1 हमारा कितना हो जाएगा, 20/2 कर देंगे तो हमारा 10 पर आ जाएगा। लेकिन y बार की बात करेंगे तो y बार में क्या होगा, टोटल हाइट हमारी 100 दे रखी है, लेकिन हम इसका यहाँ से हाइट को मेजरमेंट करेंगे, 80 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो 80 का आधा कर देंगे, प्लस हमको बेस से लेकर चलना है तो प्लस 20 इसको ऐड करेंगे और हमारा आ जाएगा यहाँ पे y1 दैट इज द 60 mm हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको दोबारा से बस थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट मेरे पास इस तरीके से क्या है, यहाँ पे एक एल सेक्शन हमको दिया हुआ। ठीक है, एल सेक्शन को दिया हुआ है इस तरीके से। टोटल हाइट की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो टोटल हाइट हमको दे रखा है कितना, 100। इसका विड्थ हमको दे रखा है कितना, 20, और इसका भी विड्थ हमको कितना दे रखा है, 20 को दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे दो सेक्शन में, मान ली एक रेक्टेंगुलर ये हो गया, एक रेक्टेंगुलर हमारा ये हो गया। ये रेक्टेंगुलर केवल यहीं तक तो होगा, नीचे तक नहीं होगा, केवल यहीं तक होगा। तो इसकी हाइट को अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो हाइट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल हाइट जब हमारी 100 है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी 20 दे रखी है, तो टोटल में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी, 80 हो गई। विड्थ की बात करेंगे तो हमारी 20 विड्थ दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर का हमको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की तरफ चलेंगे तो आधा, फिर इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर, तो ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा। तो टोटल हम क्या कर सकते हैं, इसका सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन अब हमारी जो बॉडी है ये वाला, वो हमको नीचे सरफेस से इसको मेजरमेंट करना है। ठीक है, सरफेस से नहीं मेजरमेंट करना है। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट से लेकर चलना है, यहाँ से नहीं लेकर चलना है, यहाँ से लेकर चलना है, तो यहाँ से जब लेकर चलेंगे, अगर मैं एक्स बार अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो एक्स बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की तरफ आएंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके जा सकते हैं। तो कितना 20/2 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज द 10 mm सेंटीमीटर जो भी होगा। लेकिन एक्स बार वाई बार की बात करेंगे तो वाई बार में क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, केवल हमको सेंट्रोइड के किसका निकालना है, इस वाली बॉडी का निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का आधा कितना हो जाएगा, 80/2 हमारा हो जाएगा, कितना 80/2। लेकिन ये वाले डिस्टेंस से मेजर करके चलनी है, तो ये वाले डिस्टेंस का टोटल मेजरमेंट करेंगे 20, तो प्लस के 20, ये कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 + 20 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 mm आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। वही प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ है, 60 और 10 हम किस तरीके से निकल कर आया वो आपने यहाँ पर देख लिया। अब बात करेंगे सेकंड वाले रेक्टेंगुलर के बारे में। इसका लेंथ दे रखा है 60 और विड्थ दे रखा है 20, तो 60 का हाफ करेंगे तो हमारा एक्स बार निकल कर आ जाएगा, दैट इज द 30 निकल कर आ जाएगा। और इसका वाई बार की बात करेंगे तो y2 हमारा निकल कर 20 का हाफ कर देंगे तो आपका 10 निकल कर आ जाएगा। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या, दैट इज द एक्स बार इक्वल्स टू कितना होता है, a1x1 + a2x2 / a1 a2।
A1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है और x1 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है, A2 का वैल्यू भी फाइंड आउट किया हुआ है और x2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की हुई है। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, दैट इज द 18.57। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वाई बार भी निकालना है। तो वाई बार के रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू भी दे रखा है, Y1 की वैल्यू दे रखा है, A2 Y2 की वैल्यू दे रखा है, सबको वैल्यू को पुटअप करेंगे तो वाई बार की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी। तो जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं, अगर एक्स बार की बात करूंगा तो 18.57 हमारा आएगा। इसमें की बात कर सकते हैं, टोटल कितना है 60 का हाफ 30, और 30 में हम कितना एक्स बार निकल कर आया हमारा, इसका एक्स बार आया 18। तो 18 का मतलब 30 यहाँ पर हो गया, 20 यहाँ पे हो गया, और ये हमारा मतलब इस इतना यहाँ पे वेरी करेगा, तो यहाँ पे इसको इतना यहाँ पे डोट करके लिख लेंगे। वाई बार की जो वैल्यू निकल कर आई है वो यही है तुम्हारी 38। तो टोटल हमारी 100 है, 100 के यहाँ पे 50 हो जाएगा, 38 इतना हो जाएगा, तो इसको आगे तरफ लेकर जाएंगे, इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे। दोनों लाइन जहाँ पे भी हमारे मीट कर रही है, ब्रेक कर रही है, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, इस पूरी कंपोजिट बॉडी का सेंट्रोइड, इस पूरी बॉडी का सेंट्रोइड जो होगा वो यहाँ पे हमारा लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे टी सेक्शन के बारे में। तो टी सेक्शन में क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी दो हमारे सेक्शन दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगुलर इसको मान लेंगे, एक रेक्टेंगुलर इसको मान लेंगे। इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, तो हमारा 12 इंटू 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर भी आप लिख लेना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो इसको स्क्वायर कर लेना सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी होती है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हमारा ये वाला सेक्शन नंबर सेकंड की। तो इसका हाइट हमको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और विड्थ कितना 3 दे रखा है। तो 10 इंटू 3 डेट इज द 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल गया। अब क्या करेंगे, इसका साइन को फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी बात करेंगे तो एक्स बार में कितना जाएंगे, यहाँ पर एक्स बार में कितना जाएंगे, तो एक्स बार का 12 है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन वाई बार की बात करेंगे तो वाई बार में यहाँ से यहाँ तक का टोटल 10 प्लस और 3 का आधा कर देंगे, तो 10 प्लस 3/2 मतलब 11.5 निकल। इस वाले सेक्शन का निकल गया x1 y1। इस वाले सेक्शन नंबर 2 की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 2 में x1 और y1 की वैल्यू को फाइंड आउट, x1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की तरफ चलेंगे, तो मतलब 12 का आधा कर देंगे, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी x2 की बात करेंगे तो x2 में हमारा ये वाला 3 का आधा कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। लेकिन इसका अब y बार निकालेंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 का आधा कर देंगे तो 5 आपका हो जाएगा। तो x1 y1 की वैल्यू निकल गई, x2 y2 की वैल्यू निकल गई। दोनों वैल्यू को अपने फॉर्मूले पुटअप करेंगे और अपना वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइनटोइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 सेक्शन वाला है, 1 2 3, सबका इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पे एक्स बार और वाई बार को फाइंड आउट। ठीक है, ये होता है आपका साइनटोइड। अब यहाँ पे देखो कंपोजिट बॉडी हमारी दो है, एक ट्राइंगल है, एक हमारा रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर की मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल कितना होगा 200 मल्टीप्लाई 80, तो हमारा आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। x1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 200 का हाफ कर देंगे तो x1 निकल कर आ जाएगा, 80 का हाफ कर देंगे तो y1 निकल कर आ जाएगा। अब ये इसका काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो विड्थ इंटू हाइट, तो हाइट की बात करेंगे तो हाइट टोटल हमको 200 दे रखा है, इतना 80 है, तो 200 माइनस 80 कितना हो जाएगा 120। तो 120 हमारे यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी। और विड्थ की बात करेंगे तो कितना दे रखा है 200 ही दे रखा है, एरिया भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल में हमारी जो हाइट होती है स्टूडेंट हमारे साइनटोइड की वो h/3 होती है, हम सब लोग जानते हैं। तो हाइट हमारी कितनी है स्टूडेंट इसकी, अगर बात करेंगे इस नीचे से हॉरिजॉन्टल से लेना है, बेस से लेना है, तो बेस से इसकी हाइट 200 है, और 200 का मतलब कितना हो जाएगा 200/3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से y2 भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या निकल के आ जाएगी, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी, a1 a2 की वैल्यू भी हमारे निकल कर आ जाएगी। दोनों फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइनटोइड। और इसी तरीके से हमारा ये वाला डायग्राम है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें एक हेमिस्फीयर दे रखा है, सॉरी सेमी सर्किल दे रखा है। ठीक है, अर्धवृत्त यहाँ पे दिया हुआ, एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर आपको दिया हुआ, एक हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है। तीनों का एरिया आपको अलग अलग निकालना है, फिर तीनों का यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको निकालना है। इसमें फॉर्मूले में बस एडअप कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, मतलब जितनी आपकी बॉडी बढ़ती चली जाएंगी उतना ही फॉर्मूला आपकी तरफ आगे तरफ फॉरवर्ड होता चला जाएगा। 2 बॉडी होंगी तो a1 a2 होगा, 3 बॉडी होंगी तो a1 a2 a3 होगा, 4 बॉडी होंगी तो a1 a2 a3 a4 होगा।
इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले को आगे की तरफ फॉरवर्ड करा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हर एक बॉडी का अपना एक ज्योमेट्रिकल बॉडी यहाँ पे दी हुई है, उनका साइंटोइड को किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में यही था जिसमें हमने देखा साइंटोइड के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, जिसमें कि आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। एक बार ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा इसमें डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा सा उससे हटकर है। इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर लैमिना, इसमें कोई भी एक हमारा रेक्टेंगुलर लैमिना दिया हुआ है जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं रेक्टेंगुलर है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें एक हमको ट्राइंगल दिया हुआ है जिसको यहाँ पे माइनस कर दिया गया, मतलब एक रेक्टेंगुलर में से ट्राइंगल शेप को यहाँ पे माइनस कर दिया गया, और तब उसका क्या करना है, साइंटोइड को। तो यहाँ पे दो सेक्शन हमको दिए हुए हैं, एक रेक्टेंगुलर है, एक हमारा ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो रेक्टेंगुलर दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, साइंटोइड को फाइंड आउट करेंगे, मतलब उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया की बात करेंगे तो 60 इंटू 40, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर का एरिया निकल कर आ जाएगा 2400 निकल कर आ जाएगा। x1 की बात करेंगे तो 40 का हाफ कर देंगे, और y1 की बात करेंगे तो 60 का हाफ कर देंगे, तो ये भी वैल्यू आपको निकल कर आ जाएंगी। ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल में आपका एरिया हमारा कितना होता है, 1/2 इंटू विड्थ इंटू लेंथ हाइट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया जाएगा। y2 की बात करेंगे तो y2 में हमारा कितना होगा, h/3 होता है, तो मतलब कि इसका h/3 कर देंगे तो हमारा आपका यहाँ पर y2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है ट्राइंगल की, तो उस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 25 ये दिया हुआ है, 25 ये दिया हुआ है, टोटल हमको 40 दिया हुआ है, तो 40 का 20 हो जाएगा, तो 20 ये वाली हाइट दे रखी है, 25 ये दे रखा है, तो तीसरी हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द पाइथागोरस, आपका जो प्रमेय होता है पाइथागोरस पिरामिड, उसकी सहायता से इसका वन साइड को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो वन साइड फाइंड आउट करने के लिए आपका जो ओ ई आएगा वैल्यू, डेट इज द 15 सेंटीमीटर आएगा। कहने का मतलब क्या है, ट्राइंगल की जो हाइट है टोटल वो हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और इसका जो सेंट्रोइड होगा हाइट के रिगार्डिंग, मतलब वाई बार जो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 3 हमारा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अभी पीछे हमने देखा था कि जिसमें दो या तीन बॉडी हमारी होती थी जिनको ऐड करके उस पूरे का सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जाता था, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर में से ट्राइंगल को माइनस करना है, और उसके बाद उसका क्या करना है, सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का जितना भी आपका यहाँ पर आया है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन आपका आ जाएगा, तो दैट इज द a1 y1, मतलब ट्राइंगल में से a2 y2, मतलब रेक्टेंगुलर को क्या करेंगे, सॉरी ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो रेक्टेंगुलर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 33.57 आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में आपका क्या था, केवल आपका मोमेंट साइंटोइड था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं bh⁻³ के रिगार्डिंग। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके सॉल्व करना है। चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ, जो हमारी 5th यूनिट है। 5th यूनिट में हम डिस्कस करेंगे अपने मशीन्स के बारे में। ठीक है, अपने पावर सिस्टम्स के बारे में, मशीन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मशीन क्या होता है, मशीन के बारे में बात करेंगे। तो देखो आजकल के टाइम में आप लोग देख पा रहे हैं मशीन क्या है, मशीन बेसिकली एक नीड है ह्यूमन की, कि जो भी हमारे काम होते हैं उसको इजी कर देता है। पहले के टाइम पे मशीन नहीं थी, तो पहले क्या होता था, मनुष्य ही क्या करता था, हर एक काम को किया करता। ठीक है, पहले सिलाई मशीन नहीं थी, या फिर बात कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए व्हीकल नहीं थे। तो मशीन क्या क्या होती है, मशीन मशीन एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे काम को ईजी कर देता है, अच्छा भी करता है और कम समय में कर देता है, उसको क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। तो ऐसा कोई पार्ट जो हमारे काम को इजी कर दे, वो एक तरीके से क्या होता है, मशीन हमारा होता है। ठीक है, तो मशीन एक डिवाइस होता है विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क, जो हमारे यूजफुल वर्क जो भी हमारा होता है उसको करने की क्षमता रखता है। ए मशीन रिसीव एनर्जी, मशीन क्या करता है, एक एनर्जी को लेता है और इन सम फॉर्म एंड इट इज यूजेस इट इन फॉर्म द पर्टिकुलर वर्क, और फिर उस एनर्जी को पर्टिकुलर वर्क में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं मशीन क्या करता है, एक एनर्जी को लेता है और फिर उस एनर्जी को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा यूजफुल वर्क को प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, हमारे यूजफुल वर्क को क्या करता है, प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो वो क्या होता है, हमारी मशीन होती है। तो मैकेनिकल, अगर बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो मैकेनिकल में हमारा क्या होता है, बेसिकली सब कुछ मशीन पे डिस्कस करते हैं। मशीन क्या होता है, कौन कौन सी मशीन होती है, बेसिकली इन सभी के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो मशीन के बारे में समझ आ गया, मशीन क्या होता है, जो एक टाइप की एनर्जी को लेता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारे यूजफुल वर्क में। सपोज दैट हमारी कोई मशीन है, इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन भी एक तरीके से हमारी मशीन होता है, जिसमें क्या करते हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह डाल दिया जाता है, लेकिन वहां से हमको क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है, जो हमको एक वर्क प्रोड्यूस करा।
तो एक टाइप की एनर्जी उसने ली, कौन सी, केमिकल एनर्जी उसने ली, और उसने हमको एक मैकेनिकल वर्क हमको प्रोड्यूस करके दिया। तो इस टाइप को इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मशीन उसको बोला जा सकता है। हमारी जो मशीन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती है। सबसे पहले बात करेंगे लिफ्टिंग मशीन के बारे में। तो लिफ्टिंग मशीन के नाम से हमको पता चल रहा है लिफ्टिंग मशीन क्या मशीन होती है, जो वेट को लिफ्ट कराने का काम करती है, उसको लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। कोई भी वेट है अगर वो उसको उठाने का काम कर रही है, लिफ्ट कराने का काम कर रही है, उसको लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं। द मशीन विच आर यूज टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड द लिफ्टिंग मशीन। वह मशीन जो केवल हमारे लोड को लिफ्ट कराने का काम करती है उसको लिफ्टिंग मशीन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्रेन होता है, क्रेन करता है एक बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, मतलब ठीक है, उस तरीके से क्या करता है, उसको लिफ्ट कराने का काम करता है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा हमारे मॉल्स वगैरह में, बिल्डिंग्स वगैरह में, अगर हम ग्राउंड फ्लोर से अप फ्लोर पर जाना चाहते हैं 23, तो वहां पे क्या करता है, पैसेंजर्स को लिफ्ट कराने का काम करती है कौन, लिफ्ट मशीन। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, हमारे लोड को कैरी करने का काम कर रही है। The force required to raise the heavy load is much smaller in lifting machine। मतलब लिफ्टिंग मशीन की सहायता से हम एक मैक्सिमम लोड को एक स्मॉल लोड में कन्वर्ट करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। मशीन आर टू टाइप्स, मशीन हमारी दो टाइप से हमारी, एक सिंपल मशीन होता है, एक हमारी कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन वह मशीन होती है जो एक तरीके से सिंपल ही वर्क करती है, लेकिन कंपाउंड मशीन ऐसी होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे सोर्सेज लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड मशीन यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल मशीन के बारे में। तो ए मशीन विच हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड 1.4 अपवर्ड इज कॉल्ड सिंपल मशीन। कि एक ऐसी मशीन जिसमें केवल एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको वर्क डन मिल रहा है, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी एक पॉइंट के पर्टिकुलर एरिया पे हम अपना एक एनर्जी अप्लाइड कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर हमको वर्क प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है, उसको सिंपल मशीन बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्क्रू आपका जैक होता है, या फिर बात कर सकते हैं लीवर वगैरह होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट, एक सिंपल मशीन हमारी होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, किसी वेट को लिफ्ट कराने का काम करते हैं। बात करेंगे कंपाउंड मशीन के बारे में। तो कंपाउंड मशीन क्या होता है, ए मशीन विच हैज मोर देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड मोर पॉइंट ऑफ एफर्ट इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन वो मशीन होती है जिसमें हमारे क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप से वहां पे अपनी एनर्जी को एग्जिस्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से अपने वर्क डन को प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं। सपोज दैट हमारे एक ऐसी मशीन है जिसमें हम क्या करें, सपोज हमारा एक इलेक्ट्रिकल मतलब व्हीकल ही है, अगर बात करेंगे व्हीकल के बारे में, तो व्हीकल में क्या हो रहा है, हमारे पहिए भी चल रहे हैं, वाइपर भी चल रहा है, हमारे साउंड मतलब म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सोर्सेज है वहां से हम ले सकते हैं, तो एक तरीके से कंपाउंड मशीन होगी। लेकिन एक ऐसी मशीन जो केवल एक एनर्जी देते हैं और उसी को कन्वर्ट करता है वर्क डन में, वो एक सिंपल मशीन होगी। लेकिन एक ऐसी मशीन जो एनर्जी उसको दिया जाता है वो उस एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलग अलग फॉर्म के रिगार्डिंग फॉर्म को क्या करता है, सोर्सेज प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी में क्या कर सकते हैं, अपने म्यूजिक भी सुन सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, साथ ही साथ वहां पे स्टैंड लाइट भी यूज कर सकते हैं, या फिर बात कर सकते हैं मोटर वगैरह। तो डिफरेंट टाइप के हमारे सोर्सेज होते हैं जो केवल एक टाइप की एनर्जी को अलग अलग टाइप में कर देते हैं, कंपाउंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वो कंपाउंड मशीन हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि बात करेंगे लोड होता क्या है, लोड के बारे में बात करेंगे। तो लोड बेसिकली क्या होता है, किसी बॉडी का कोई भी वेट वो एक तरीके से लोड कहलाता है। अब मैं बात करूंगा, एक मान लीजिए हमारे पास कूली है और वो कूली ने क्या कर रखा है, 20 kg का, मतलब उसका जो वेट था वो 20 kg का लेके खड़ा है, तो वो क्या होगा, एक लोड तो हो गया। ठीक है, अब बात कर सकते हैं आपका घर है, आपके घर के ऊपर एक और मंजिल बना हुआ है, ठीक है, वहां पे आपने बहुत सारा सामान भर के रख रखा है, तो आप कहेंगे कि इतना ज्यादा लोड मत रखो वरना वो गिर जाएगा। तो लोड एक तरीके से डिपेंड करता है हमारे वेट पर, किसी बॉडी के वेट पर। तो एनी वेट विच इज लिफ्ट बाय द मशीन, कि मशीन के द्वारा जो भी हमने वेट को लिफ्ट करके रखा है वो एक तरीके से क्या होता है, हमारा लोड होता है, और बेसिकली इसको W से डिनोट किया जाता है। अपवर्ड की बात करेंगे, अपवर्ड क्या होता है, अपवर्ड का मतलब क्या होता है, एक अप्लाइड ऑफ द फोर्स, किसी बॉडी को लिफ्ट कराने के लिए जो एक फोर्स हमने अप्लाइड किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड बोलते हैं। अपवर्ड जो होता है बेसिकली हमारा इंटरनली इंटरनल हमारा होता है, मतलब कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी 10 kg का वेट रखा हुआ है और उस 10 kg के वेट को लिफ्ट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको लिफ्ट कराने के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको एक अपवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, एक इंटरनली फोर्स वहां पे क्या करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, इंटरनली फोर्स वहां पे लगाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास 10 kg का वेट रखा हुआ है, तो 10 kg के वेट को उठाने के लिए हम थोड़ा सा उसको एक फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा नहीं उठा, और लगाएंगे तो भी नहीं उठा,
फिर हमको इंटरनली एक्सटर्नली लगाना पड़ता है, ज्यादा लगाना पड़ता है, तो वो एक तरीके से हमारे क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मशीन, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मशीन टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड अपवर्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय द पी, और उसको पी से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। इसके साथ बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्ट टू द अपवर्ड अप्लाइड, मतलब एक रेशियो होता है लोड अपॉन अपवर्ड का, जिसको क्या कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर बात करते हैं। वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द अपवर्ड, मतलब किसी बॉडी के ऊपर हमने अपवर्ड लगाया जिसके कारण उसमें कितना मोशन हुआ, उसका स्पीड कितना हुआ, टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, और लोड के द्वारा उसका कितना डिस्टेंस मूव हुआ, दोनों का जो रेशियो होता है उसको वेलोसिटी रेशियो यहाँ बोला जाता है। वेलोसिटी रेशियो को बेसिकली बी आर से डिनोट किया जाता है, और वी आर आपका क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द अपवर्ड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, अपवर्ड, लोड, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको लिख, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे की तरफ बात करेंगे। आगे हमारा क्या है, इनपुट। इनपुट बेसिकली क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द अपवर्ड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द अपवर्ड, इट इज वर्कड ऑन द मशीन। मैंने आपको बताया था कि इंटरनली जो हम अपना एक फोर्स अप्लाइड करा रहे हैं वो क्या होता है, हमारा अपवर्ड होता है, ठीक है। तो अपवर्ड एक तरीके से इनपुट हमारा होता है। और आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा इनपुट का, अपवर्ड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द अपवर्ड, दैट इज द P इनटू Y, ठीक है। आउटपुट की बात करेंगे तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ द लोड लिफ्टेड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। जो लोड होता है एक तरीके से हमारा आउटपुट होता है, हमारा जो वजन है वो दिख रहा है, भाई किसी बॉडी या कोई बॉडी रखी हुई है, अब उस बॉडी, अगर बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो हम बात कर सकते हैं भाई मैं नहीं उठा सकता इसको, क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया कि इसका वेट कितना है। अगर बॉडी छोटी सी होगी तो हम कहेंगे मैं तो उसको उठा लूंगा, उसका वेट कम है, उसका लोड कम है। तो लोड एक आउटपुट हमारा होता है जो हम उसको देखकर पहचान सकते हैं, लेकिन अपवर्ड जो होता है वो उसको देखकर नहीं पहचान सकते। अगर एक बंदा है उसके अंदर, इसके अंदर कितनी ताकत है वो हम उसको देखकर नहीं पहचान सकते, लेकिन जब वो उसको मारपीट करता है तभी हम पहचान सकते हैं कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, ठीक है। तो अपवर्ड जो होता है वो बेसिकली एक इनपुट होता है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो आउटपुट होता है उसको ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए उसको आउटपुट बोला जाता है। तो लोड इज द आउटपुट और अपवर्ड इज द इनपुट, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ द मशीन के बारे में कि इफिशियंसी ऑफ मशीन क्या होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ मशीन टू इनपुट ऑफ मशीन इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। कोई भी मशीन है उस मशीन का आउटपुट अपॉन इनपुट अगर हम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है। कोई भी मशीन होगा, तो कोई मशीन होगा जो आउटपुट हमको दे पा रहा है और उसका इनपुट का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहते हैं, इफिशिएंसी उसको बोला जाता है। तो मशीन की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज द इफिशिएंसी ऑफ द मशीन। यहाँ पे उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह समझ में आ गया किस तरीके से इसको बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे आइडियल मशीन के बारे में कि आइडियल मशीन बेसिकली हमारी क्या होती है। तो आइडियल मशीन क्या होता है, ए मशीन इज सेड टू बी आइडियल विच हैज द एफिशिएंसी 100%, कि एक ऐसी मशीन जिसको हम इनपुट 100% दे और आउटपुट भी वो हमको 100% दे, तो उस टाइप की मशीन को आइडियल मशीन बोला जाता है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% मिलती है। तो ए मशीन इज सेड टू बी आइडियल विच हैज द एफिशिएंसी 100% is called ideal machine. A machine which has no friction is zero. Friction on is called ideal machine. एक ऐसी मशीन जहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, और उस टाइप की मशीन को क्या बोल सकते हैं, आइडियल मशीन के नाम से उसको यहाँ पर जाना जा सकता है, ठीक है। आइडियल मशीन के नाम से उसको यहाँ पर जाना जा सकता है। चलिए आगे तरफ बात करेंगे। चलिए आगे की तरफ बात करेंगे। आइडियल मशीन समझ में आ गया, आइडियल मशीन क्या होती है आप। अब हम बात करेंगे आगे तरफ फ्रिक्शन इन ए मशीन, कि हमारे पास कोई मशीन है उसमें क्या क्या फ्रिक्शन ही बेसिकली हमारे यहाँ पट हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक पुली है, और पुली क्या करिए, वेट को लिफ्ट कराने का काम कर, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे कुआं होता है, कुएं में से पानी को निकालते हैं तो रस्सी के द्वारा क्या करते हैं, पानी को खींचते
तो जो पानी है वो एक तरीके से हमारा लोड हो गया, लेकिन जो रस्सी से हम उसको खींच रहे हैं वो अपवर्ड हो गया। तो अपवर्ड और लोड में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग देख पा रहे हैं। तो लोड एक तरीके से हमारा पानी हो गया, और जो हम अपने अकॉर्डिंग एक फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, उसको खींचने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर से अपवर्ड हो गया। तो अपवर्ड और लोड में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आप अपना क्लियर समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे फ्रिक्शन इन मशीन। मशीन में क्या हमारा बेसिकली फ्रिक्शन होगा, जब हम इस वेट को लिफ्ट कराने का काम करेंगे तो पुली क्या करता है, उसको रोटेटिंग कराने का काम करता है, जो एक तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने का काम। यदि यहाँ पे पुली का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अगर एक फिक्स बॉडी का यूज करेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन हमारा क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने के लिए हम क्या करते हैं, पुली का यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, जब कुएं में से पानी को खींचा जाता है तो इजिली से उसको खींच लिया जाता है, लेकिन अगर पुली नहीं होगी तो वहां पे इजिली से किसी वेट को ऊपर की तरफ खींच पाना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअल लोड लिफ्टेड होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू आई की बात करेंगे तो आइडियल लोड लिफ्ट हमारा होगा। कि एक डेरिवेशन है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना, मतलब वेलोसिटी रेशियो, मतलब हमारा जो लोड लिफ्टेड होता है बेसिकली वो इक्वल होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो इनटू के अपवर्ड लोड की रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे तरफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मशीन के बारे में, कि रिवर्सिबल मशीन क्या होती है और इरिवर्सिबल मशीन हमारी क्या होती है। तो रिवर्सिबल मशीन की बात करेंगे तो रिवर्सिबल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो एक अपने वर्क को एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कन्वर्ट करती है, और फिर उसी वर्क को फाइनल से रिवर्स में, मतलब इनिशियल में कन्वर्ट कर लेती है। वो एक तरीके से हमारी रिवर्सिबल मशीन। तो व्हेन द मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, when the machine is capable of doing work in reverse direction due to load, as the effort is totally removed when the called reverse machine, कि जो ऑलरेडी रिवर्स कंडीशन में हो जाती है वो हमारे क्या कहलाती है, रिवर्सिबल मशीन, उसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो वो क्या होता है, रिवर्सिबल मशीन हमारा होता है। इरिवर्सिबल की बात करेंगे व्हेन द मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, कि एक ऐसी मशीन जो बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में किसी काम को करने के लिए सक्षम नहीं होती है, उस टाइप की मशीन को इरिवर्सिबल मशीन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल मशीन के नाम से उसको जानते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल के बारे में, कि डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल हमारे क्या होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपना वर्क डन को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक्सेल है और साथ ही साथ हमारे क्या यहाँ पे व्हील है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक वेट को लिफ्ट कराने का काम करेंगे। यहाँ पे हमारी पुली लगी हुई है और यहाँ पे कोई हमारा वेट, कोई लोड है जो यहाँ पे लटका हुआ है, इसको क्या करना है, इसको बाउंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इस व्हील को रोटेट कराएंगे। व्हील क्या करेगा, इस टैंक को, इस रस्सी को खींचने का काम करेगा, और यहाँ पे रस्सी हमारी निकल कर आएगी। तो कहने मतलब इसके ऊपर कितना मैं एफर्ट लगाऊं जिसके कारण ये लोड को हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा कोई समर सेविल लगता है या फिर बोरिंग वगैरह करते हैं, तो आज के टाइम में क्या करते हैं, वहां पे ज्यादा लोड नहीं लगा देते, तो वहां पे एक चैन होती है, चैन को खींचते जाते खींचते जाते खींचते जाते। वो चैन जो खींच रहे हैं उसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन एक दूसरी चैन होती है जो उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने का काम करती है, वहां पे चैन वो धीरे धीरे चलती है। तो वही है, यहाँ पे हम इसको तेज तेज करेंगे, लेकिन ये बाउंड जो होगा धीरे धीरे ऊपर की तरफ इसको क्या करेगा, वेट को लिफ्ट कराने का काम करेगा। तो ये क्या है, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। व्हील का मतलब क्या होता है, हमारा पहिया होता है व्हील, और ये एक्सेल है जो एक्सिस के अकॉर्डिंग आप लोग देख पा रहे हैं, एक्सेल आप लोग देख पा रहे हैं साफ्ट हमारी है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने वेट को लिफ्ट कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है, और वो फॉर्मूला केवल हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको कराया था आपकी क्लासेस में। तो ये फॉर्मूला हमारा जो निकल कर आता है ये पूरा, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, वो इफिशियंसी हमारी निकल कर आती है इसकी W अपॉन P, वेयर W इज द लोड, P इज द फोर्स, इनटू 1 अपॉन D कैपिटल D, और इनटू D1 माइनस के D2। अब कैपिटल D क्या है, D1 और D2 क्या है, ये भी हमने यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ द एक्सिल B, यहाँ पे दो एक्सिल है A और B, और एक व्हील हमारा क्या है C। ठीक है, तो कैपिटल D जो होगा हमारा व्हील का डायमीटर होगा, स्मॉल d1 जो होगा वो हमारा एक्सेल, स्मॉल d1 जो होगा वो एक्सेल बी का डायमीटर होगा, और इस d2 जो होगा वो हमारा एक्सेल बी का डायमीटर होगा। ठीक है, वी डब्ल्यू क्या है, वेट हमें हमारा लोड है, ठीक है, जिसको हम लिफ्ट कराना होगा, और पी क्या है, हमारा अफर्ट है, जो बेसिकली यहाँ पे अफर्ट लगाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हील के द्वारा क्या करेंगे, इसको खींचेंगे टैंक को, यहाँ पे अफर्ट लगा रहे हैं अपना, और इसके खींचने के कारण क्या होगा, ये व्हील रोटेट करेगा, साथ ही साथ हमारा एक्सेल भी रोटेट करेगा। एक्सेल रोटेट करेगा तो वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने का काम करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशियल और एक्सेल के रिगार्डिंग अपना लोड को किस तरीके से एक तरीके से उसको लिफ्ट किया जाता है, तो वहां पे हमारे क्या इफिशियंसी निकल कर आती है, वो अभी मैंने आपको बताया। इसकी जो इफिशियंसी होती है वो हमारी कितनी निकल कर आती है स्टूडेंट, यहाँ पर W अपॉन P इंटू 1 अपॉन D, यहाँ पे लिख सकते हैं
W अपॉन P इंटू 1/2D D1 माइनस D2, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वोम एंड वोम व्हील के बारे में। वोम एंड वोम व्हील क्या होता है, जिसमें कि आप लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूंगा वोम के बारे में, तो वोम क्या होता है, हमारी सिलेंड्रिकल रोड होती है और उसके ऊपर हमारे क्या बने होते हैं, तीत बने होते हैं, उसको वोम बोला जाता है। और वोम व्हील की बात करेंगे, हमारा व्हील होता है, उसके ऊपर तीत बने होते हैं, उसको व्हील बोला जाता है। तो वोम व्हील के रिगार्डिंग क्या किया जाता है, अपनी पावर को ट्रांसमिशन किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो एक व्हील है हमारा और एक हमारा वोम है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या है, लोड, एक वोम व्हील है। ये क्या है, हमारा वोम व्हील है, ये वोम व्हील है, ये हमारा वोम है, ये हमारा एक व्हील है, पहिया है। इसमें रस्सी के द्वारा क्या करेंगे, वेट को लिफ्ट कराने का काम करेंगे। इसमें क्या होगा, हमारा जो वोम व्हील होगा वो रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट करेगा और हमारा जो वोम होगा वो भी अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जिसके कारण क्या करेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे यहाँ पे, जिसमें लोड को लिफ्ट कराने का काम करेंगे, और हमारा जो ये डब्ल्यू लोड है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का काम करेगा। तो W इज द लिफ्टेड लोड, हमारा जो W है वो हमारा एक तरीके से क्या है, लिफ्टेड लोड है। P हमारा क्या है, अपवर्ड अप्लाई टू द लिफ्ट लोड है। R इज द रेडियस ऑफ द व्हील, और R स्मॉल r की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, जो हमारा लोड का ड्रम है वो बेसिकली उसका रेडियस है क्या, R। T हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ टीथ ऑन द वोम व्हील, वोम व्हील पे जो नंबर ऑफ टीथ है वो हमारे यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो स्मॉल r क्या है, हमारा रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, तो इसका जो रेडियस होगा लोड ड्रम का वो हमारे यहाँ पर इसका दिया होगा। उसके अकॉर्डिंग इसको जब ड्राइव किया जाता है, ड्राइव करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी इफिशियंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी जो इफिशियंसी निकल कर आती है वो हमारी क्या निकल कर आती है, हमारा यहाँ पे इफिशियंसी निकल कर आता है कितना, R अपॉन कैपिटल R इंटू टी, ठीक है, R अपॉन कैपिटल R इंटू टी इसका इफिशियंसी, इट इज द मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना। इसके साथ बात करेंगे सिंपल स्क्रू जैक। सिंपल स्क्रू जैक की बात करेंगे तो सिंपल स्क्रू जैक में क्या है, स्क्रू जैक के बारे में आप सब लोग जानते हैं। स्क्रू जैक क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जैकर्स वगैरह होते हैं, मतलब गाड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने के लिए जैक लगे होते हैं, जिसमें हमारा एक स्क्रू होता है, वो क्या करता है, गाड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने का काम करता है। एक तरफ से अपना एफर्ट लगाते रहते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब एक रोटेशन डायरेक्शन को हमने एक लीनियर मोशन में क्या किया है, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल जैक स्क्रू जैक मशीन के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारा क्या स्टूडेंट, एक स्टैंड है। नट की बात कर सकते हैं, जैसे नट में हमारा जो स्क्रू होता है, नट में हमारा बोल्ट जो होता है मूव करता है। नट को अगर मैं फिक्स कर दूं, लेकिन बोल्ट को अगर मैं घुमाऊं तो बोल्ट क्या कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हैंडल के द्वारा इसको घुमाया जाता है, और घुमाने के कारण क्या होता है, इसके प्लेट के ऊपर, स्क्रू हेड के ऊपर, जो हमारा स्क्रू होता है, स्क्रू के हेड के ऊपर अपना वेट रखा हुआ रहता है। जैसे की तरह हमारा गाड़ी का जो पूरा वेट होता है हमारा स्क्रू हेड के ऊपर रखा होता है, और स्क्रू हेड के अकॉर्डिंग व्हील के द्वारा इसको रोटेट कराते हैं, स्क्रू हेड हमारा ऊपर की तरफ जाता है और गाड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा हैंडल है, हमारा स्क्रू हेड है, यहाँ पे वेट है, वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या होता है, सिंपल स्क्रू जैक हमारा होता है। जिसमें बात कर सकते हैं W क्या होता है, हमारा लिफ्टेड लोड होता है। P हमारा क्या होता है, अपवर्ड अप्लाइंग ऑन द हैंडल टू लिफ्ट लोड। और L की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ द हैंडल होता है, और P की बात करेंगे तो पिच ऑफ द आपकी होती है। इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द स्क्रू की बात करेंगे, मतलब इस तरीके से इसका फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। तो आपका फॉर्मूला आपका निकल कर आता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आपकी आती है दैट इज द कैपिटल W अपॉन P इंटू स्मॉल p अपॉन 2πl, के बारे में आपको डिस्कस, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे डिफरेंशियल स्क्रू जैक। डिफरेंशियल स्क्रू जैक में हमारे दो स्क्रू होते हैं इसमें, जो एक हमारा इंटरनली दूसरे के अंदर क्या करता है, मूव करता है। इसमें हमारा ये नट हो गया, ये स्क्रू हो गया, और ये फिर हमारा यहाँ पे स्क्रू भी हो गया, हमारा ये हेड हो गया, यहाँ पे वेट हो गया, तो वेट को लिफ्ट कराया जाता है। ये बड़ा स्क्रू है, ये हमारा छोटा स्क्रू, जो इसके बड़े वाले स्क्रू के अंदर क्या कहता है, इंटरनली हमारा वर्क करता है, ठीक है। इंटरनली क्या कहता है, वर्क करने का काम करता है। इसकी जो इफिशियंसी आती है वो W अपॉन P इंटू P1 माइनस अपॉन 2πl आपकी निकलती है, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे सिंगल परचेज स्क्रैप मशीन के बारे में। तो सिंगल परचेज स्क्रैप मशीन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारा हैंडल होता है, उसको घुमाते हैं, यहाँ पे हमारा पीनियन लगा होता है। क्या लगा होता है, पीनियन लगा होता है, जिसके अकॉर्डिंग एक शाफ्ट की पावर को दूसरी शाफ्ट की पावर में हमारे को ट्रांसफर करना होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा गियर बॉक्स होता है, तो गियर बॉक्स में हमारे क्या होते हैं, स्पीड को कम करना होता है, ज्यादा करना होता है, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के हमारे गियर लगे होते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, अपना जो पावर होता है उसको अलग वे में क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। अलग वे में ट्रांसफर करने का काम किया जाता है। तो सिंगल परचेज स्क्रैप मशीन की रिगार्डिंग हमारा एफिशिएंसी आता है W अपॉन P इंटू T1 इन R अपॉन 2T इंटू R, आपको यहाँ पर निकल कर, ठीक है। चलिए डबल परचेज स्क्रैप की मैं बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा हैंडल है, ये इसको रोटेट कराएगा, यहाँ पे पीनियन है, पीनियन क्या करेगा, इस वाले गियर को रोटेट कराएगा,
और फिर ये वाला गियर रोटेट करेगा तो ये वाला पिनियन रोटेट कर, ये वाला पिनियन क्या करेगा, इस वाले व्हील को रोटेट कराएगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने, एक पावर तो यहाँ पे लगाया, अपवर्ट हमने यहाँ पे लगाया, उस अपवर्ट को हमने इस वाले व्हील को दिया, इस वाले शाफ्ट को दिया, और इस वाले शाफ्ट ने क्या दिया, इस वाले व्हील को अपनी पावर ट्रांसफर करी, और फिर ये वाला शाफ्ट हमारा रोटेट करा, और फिर इस वाले शाफ्ट ने, इस वाले पिनियन ने इस वाले व्हील को पावर ट्रांसफर करी, ये वाला शाफ्ट हमारा रोटेट कर दिया, और यहाँ से क्या कर रही है, अपने वेट को लिफ्ट कराने का काम कर रही है। तो यहाँ पे कितना एफर्ट मुझको लगाना पड़ेगा हैंडल के रिगार्डिंग, जिसके कारण अपने वेट को मैं लिफ्ट करा सकता हूँ। और इस टाइप की जो मशीन की जो इफिशियंसी निकल कर आती है वो आती है हमारी कितनी, दैट इज द W/P इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू T1/T2 इंटू T3/T4 हमारे यहाँ निकल आता है। इसके रिगार्डिंग इसको बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल्स हमारे क्या क्या होते हैं ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला भी पीछे आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या है न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है कि इन ए मशीन इट इज फाउंड दैट एन एफर्ट टू हैड टू बी मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 500 mm to move the load by 50 mm. Using this machine, a load of 10 kN was raised by an effort of 1.25 kN determined. In एक हमारी मशीन है, it was found that an effort had to be moved through a distance of 500 mm to move the load by 50. यूजिंग द मशीन, तो हमारी देखो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, मूव्ड बाय द एफर्ट 500, और लोड के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है, 50 हमारा हो रहा है। ठीक है, कितना लोड हमको लिफ्ट करना है, 10 किलोमीटर लोड को लिफ्ट करना है। एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड दैट इज द 1.25 किलोमीटर हमको दे रखा है। वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, दोनों को हमको वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो हमारे निकल कर आ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट हमारा होता है। क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो यहाँ पे W/P की वैल्यू की अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे और यहाँ पे अपने मैकेनिकल एडवांटेज को निकाल सकते। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे आइडियल एफर्ट हमको निकालना है। तो आइडियल एफर्ट का हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल लोड अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो एक्चुअल लोड बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो आइडियल मशीन के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक हमारा आइडियल एफर्ट हमारा निकल कर आएगा कितना, 1000 न्यूटन हमारा निकल कर आएगा। इफिशियंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे, इसकी इफिशियंसी निकल कर आ जाएगी। एफर्ट लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन हमारा लॉस हुआ है, दैट इज द एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल एफर्ट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमको एफर्ट लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी के जैसा ही हमारा, जिसमें बात करेंगे कि इन ए वेट लिफ्टिंग मशीन, एक हमारा वेट लिफ्टिंग मशीन है, an effort of 50 Newton is required to lift a load that is the W, and the distance moved by the load and effort are 20 mm 500 mm. Determine the magnitude of load W if the efficiency of a machine is 100%. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में हमको वैल्यू दी होती है उन सभी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे हमारा वेलोसिटी रेशियो निकल के आ गया। फिर अपना एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी से हमको क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी हमको क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 80% दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपका निकल कर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लिफ्टेड लोड के रिगार्डिंग अपने यहाँ पर वेट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने, एक ऐसा क्वेश्चन यही है, इसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी मशीन की एफिशिएंसी को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स, जैसे कि मैं आपको क्लास में आपको कराया था, इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4th and 5th की जो आपकी वन शॉट वीडियोस थी वो आपकी आज की क्लास में फिनिश है, और यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। थैंक यू।